Okay, in our previous lecture we learned what was linkage. कैसे क्रोमोसोम के ऊपर you have different genes, right? कुछ जीन्स साथ में ही रहते हैं, कुछ जीन जैसे कि अगर ये ए और बी बोल रहे हैं और एक है डी, ए और बी की जोड़ी चलती रहती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम नेक्स्ट, लेकिन ए डी से बिछड़ जाता है अगर ए और डी की कोई पेयरिंग है तो, क्योंकि डी इज़ फार अवे फ्रॉम ए, राइट? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर ये लेग gets transferred to the sister chromatid of next homologous chromosome. So A and D cannot survive for long and A and B could survive for long, could be transferred. ये जो पूरी कहानी थी दोस्ती निभाने वाली जीन की, जो पास पास थे, हम लोगों ने बोला उसे लिंकेज. सो who introduced this term linkage? That is what we are going to understand today. It was by it was by the person who really worked hard. It's basically on Drosophila. So what he did, he studied the structure. कुछ चीज़ें जब हमने मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस किए थे, we have learned 16 generation, or we can say 16 offspring were created, no, in dihybrid cross. मैंने 2 बनाए, फिर बाकी के आपको बनाने को बोलते हैं 16, लेकिन रेशियो भी बनना पड़ता है उसका. सो जो रेशियो था 9:1, 3:3:1, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, ये हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि आई वॉन्टेड यू टू डू इट in class in front of me, so things are more clear. We are going to do it when we are going to do the revision in the later period of time. Don't worry about it, सब हो जाएगा. This was the phenotypic ratio, right? चलो इसको अभी याद रखो. मेंडल ने 9:3:3:1 बोला था डाई हाइब्रिड क्रॉस का. सो मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला लिया. आपने देखा होगा घर में अगर फ्रूट्स ख़राब हो रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक छोटी हाउस फ्लाई, बहुत छोटी सी फाइन सी हाउस फ्लाई होती है, वो मूव करने लग जाती है. सो उसके लाइफ पे मॉर्गन ने वर्क किया. दैट्स कॉल्ड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई. हाँ, सो उन्होंने क्या किया, जब क्रॉस किया तो व्हाट वाज एक्सेप्टेड, दिस शुड बी द रेशियो. जैसे मेंडल ने बोला वैसा ही रेशियो आना चाहिए था फिनोटाइपिक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कुछ जीन हमें वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन मिलने लगे अलग से हमारे पास. सो दैट इज़ वाई ही स्टडीड मोर एंड ही अंडरस्टूड. कुछ जीन बहुत पास होते हैं, इसलिए वो, जैसे कि यहाँ वाई और डब्ल्यू देखो, पेरेंट में भी है, सी ईयर पेरेंट में भी है वाई और डब्ल्यू, राइट? F1 जनरेशन में भी वाई और डब्ल्यू है, F2 जनरेशन में भी वाई और डब्ल्यू है. ये पास पास हैं, राइट? जब वो बहुत दूर के कोई जीन हैं, दे आर कमिंग विथ न्यू वेरिएशन. यू कैन सी हियर द वेरिएशन इज डिफरेंट. वाइल्ड टाइप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर ऑल्सो, W+ आया. सो न्यू वेरिएशन कुड बी सीन. सो जो रेशियो था डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 वो नहीं आया. तो मॉर्गन ने स्टडी किया, ही अंडरस्टूड कुछ तो था जो क्रोमोसोम में दोस्ती निभा रहा है. सो वी नो दैट कुछ क्या है, इट इज़ नथिंग बट द आजू बाजू वाले पेयरिंग वाले जीन. या तो इसकी पेयरिंग इससे रहती है या तो इसकी पेयरिंग इसके साथ. तो 2 अगर पेयर बनेगा तो कौन सा पेयर ज़्यादा टिकेगा? ऑब्वियसली जो पास पास है वही टिकेंगे, जो दूर दूर है वो नहीं टिकेंगे. सो इसको उन्होंने नाम दिया लिंकेज. ही इंट्रोड्यूस दिस फिनोमिना एज लिंकेज. अब एक क्वेश्चन आता है, इन्होंने लिंकेज इसी ऑर्गन के ऊपर क्यों किया? ऐसा क्यों नहीं किसी और ऑर्गन को क्यों नहीं? नाउ लेट्स सी द रीज़न. फ्यू क्वेश्चंस जो आते हैं बोर्ड में, हु इंट्रोड्यूस्ड लिंकेज और हु वाज द वन हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज. हमको मालूम है 22 क्रोमोसोम अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर जीन, दैट्स कॉल्ड लिंकेज. लेकिन अगर 23rd क्रोमोसोम कुछ कर रहा है ट्रांसफ़र, तो हम उसको बोलते हैं सेक्स लिंकेज, राइट? X and Y अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो दैट इज़ सेक्स लिंकेज.
So why did this fellow, second question, first is who introduced linkage, and second is what was the organ, or sorry, which animal was being worked on for understanding linkage during crossing over. It was Drosophila melanogaster. And why did he select Drosophila? उसके पीछे का रीज़न क्या क्या है? Let's write this question down. Why did he select melanogaster? Like, you know, you should be knowing that. What was the reason why he took it? क्योंकि ये बहुत आसानी से लैब में कल्चर हो सकता है. बहुत छोटे से होते हैं तो लैब में बहुत आसानी से कल्चर होता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी वो नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं. हाँ, तो लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट, दैट इज़ 2 weeks. देन देयर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ टू हाई, तो ईजिली उनको नेक्स्ट जनरेशन से स्टडी हो जाती है. मीन्स दे कैन ईजिली कंपेयर पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन, दे कैन ईजिली मेक द F1 F2 and then further on, right? So what were the characteristics which he used? Okay, so that also we are going to study here. First one, उनका जो linkage था, उन्होंने देखा कि जो yellow body है, you can use color so to understand this. Yellow body, you can use color. This is the melanogaster, जिसकी बॉडी येलो है लेकिन उसकी आइज़ कैसी है? वाइट आइड. ओके. दूसरा जो था वाइल्ड टाइप था, जो कि ब्राउन बॉडी था. वेल, वी डोंट हैव ब्राउन हियर बट वी कैन मिक्स इट. इमेजिन दिस एज what, how can we make brown here? We cannot make brown here, I'm so sorry. We will not get the combination. Imagine this is brown color body, black and red gives you brown color, no? So थोड़ा सा red दिखाते हैं. This is brown color body. तो उनकी जो brown color body थी उस पे red color का eyes था. कैसा eyes था? रेड कलर का आइज था. सो ये याद रखना इजी होगा. ओके, हियर वाइट कलर आइज, येलो बॉडी. सो ये दो जीन थे, मतलब दे वर रिप्रेजेंटेड बाय W and Y. वाइट आई एंड येलो बॉडी. हियर इट वाज वाइल्ड को हमने, इट वाज नॉट येलो बॉडी बट इट वाज ब्राउन बॉडी, सो Y प्लस देते थे और रेड आई के लिए W प्लस देते थे. सो दीज वर द जीन जो जिनके ऊपर स्टडी किया गया. ओके, एंड व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? रिज़ल्ट ये था कि जो रेशियो मेंडल का था वो नहीं आ रहा. वी वर गेटिंग न्यू रिकॉम्बिनेशन. इट वाज डिविएटिंग. रेशियो मेंडल के रेशियो से अलग बन रहा था. सो दैट इज़ वाई ही अंडरस्टूड देयर इज़ समथिंग विच इज़ टुगेदर देयर इज़ अ बॉन्डिंग. और कुछ तो ऐसा है जीन साथ में ही ट्रैवल करे, कुछ जीन साथ में ही आगे से आगे जा रहे हैं. मीन्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन नए रिकॉम्बिनेशन बन रहे हैं. कुछ जीन्स बहुत ही लूजली पैक्ड है तो वो झट से नए रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर के टाइम में नया गैमेट बनाता था. समथिंग न्यू वॉज फॉर्मिंग, न्यू वेरिएशन वॉज क्रिएटेड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. That's it for that topic. Here we can understand autosomal inheritance. Autosomal inheritance means जो 22nd pairs थे, मतलब हमने पढ़ा 23 पेयर्स है क्रोमोसोम के, राइट. उसमें से जो पहले 22 पेयर्स है वो सारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो this part you have understood but still I am making you underline it here. 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स थे और जो लास्ट था वो सेक्स क्रोमोसोम था और दे वर प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें स्टडी करने हैं वो ये है. सबसे पहला है ऑटोसोमल कैरेक्टर्स हैं ये, ठीक है. सबसे पहला विडो स्पीक. जब आप अपना फोरहेड को, बाल को पीछे करोगे, यू नो, व्हेन यू टाई योर हेयर टू द बैक, आप देखोगे द फोरहेड विल बी पॉइंटेड. ओके, सो वी शेप्ड हेयर. कुछ लोगों का फोरहेड ऐसे होगा, लाइक दिस पर्सन. ओके,
So this characteristics was called as widow's peak. तो widow's peak ऑटोजोमल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑटोजोमल डोमिनेंट जीन है. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल W. सो इट इज़ डोमिनेंट. और अगर पेरेंट को W कैपिटल W और स्मॉल w है तब भी इसका कैसा होगा? वी शेप्ड आएगा फोरहेड, राइट. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर्ड बाय द ऑटोजोमल क्रोमोजोम, राइट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेल में भी फीमेल में दोनों भी पाए जाते हैं. सो X can also transfer, Y can also, the other X's can also, somatic chromosome can also transfer. So it can be carried forward by the chromosome. The next autosomal characteristics which you have to understand is, but this is recessive. अभी जो बोला मैंने widow's peak, it is dominant characteristics. So can be presented as capital W, or it can be also capital W and small w. Okay, the presentation. Now when you talk about phenylketonuria, वो एक ऐसा डिजीज़ है जो रिसेसिव है. तो इसको स्मॉल साइन से यू कैन सिम्बलाइज एनी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट एंड से दिस इज सिम्बलाइजिंग, एंड लेकिन वो स्मॉल लेटर में होगा. रिसेसिव है. ओके, रिसेसिव है. अब इसमें होता क्या है? एंजाइम बनता नहीं है इसके वजह से, जो कि अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में. तो जिसके वजह से फिनाइल एलेनाइन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है. और फिनाइल एलेनाइन हमारी बॉडी में कहाँ एक्यूमुलेट होता है? ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होता है. CSF इन अ ब्लाइंड वर्ड, और वी कैन से इतना साइंटिफिकली अगर नहीं देखेंगे तो एक जनरल सा आइडिया होता है. देयर इज़ ब्लैकिशनेस इन द यूरिन, ब्लैकिशनेस इन द ब्लड, ब्लैकिशनेस इन द स्किन ऑल्सो समटाइम्स व्हेन दिस डिजीज़ अकर्स. ओके, एंड एक इंसान अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो उसके बॉडी का बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. ऑब्वियसली देयर इज़ एक्सेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एसिड और अमीनो एसिड दैट चेंजेस द फिजियोलॉजी ऑल्सो. पूरी जो फिजियोलॉजी है वो बदल देता है. सो यू शुड नो what happens. Accumulation of which chemical? Phenylalanine. It's a specific compound that has to be changed, but वो change नहीं हो पाता क्योंकि enzyme बनता नहीं है उसकी body में, right? So it is a recessive trait. It is a recessive trait. मतलब small letter में explain कर सकते हो. You can write in small p. It cannot be denoted. अगर ये express होना तो दोनों parent के जीन ऐसे होने चाहिए, लेकिन विडोज पीक में कैसे होता है? ऐसे भी चलेगा और ऐसे भी चलेगा, क्योंकि डोमिनेंट है तो ये तो होगा ही होगा. हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी चलेगा, ये होमोजाइगस में ही चलेगा. दैट्स वाई रिसेसिव. ये कब काम आता है? अगर आपको कोई क्रॉस दिया हो. चलो लेट्स डू अनदर क्रॉस. सॉरी, दैट्स अ क्रॉस ऑफ वन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक क्रोमोजोम का है. दैट्स कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? जब एक इंसान को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको रेड और ग्रीन कैसा दिखता है? इट्स लाइक ग्रे कलर जैसा दिखता है. तो हाउ डू यू रिप्रेजेंट? दिस इज एन सेक्स लिंक क्रोमोजोम, मतलब 23rd पेयर का काम है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेल एंड फीमेल. हाउ डू दे रिप्रेजेंट? एक नॉर्मल मेल को कैसे लिखते हैं? एक्स एंड वाई लिखेंगे, लेकिन अगर वो नॉर्मल है तो कैपिटल C यूज़ करेंगे. सो दिस पर्सन इज़ नॉर्मल. और अगर वो कलर ब्लाइंड है तो हम यूज़ करेंगे स्मॉल c, राइट? कलर ब्लाइंड. अगर वो कैरियर है, वो ऑप्शन मेल में होता नहीं है, क्योंकि Y के अंदर हमने पढ़ा था यूक्रोमैटिन कम होता है तो एक्टिवनेस DNA की कम होती है. सो दे आर लेस इन ट्रांसमिटिंग पर्टिकुलर gene. And one more thing, when you are drawing X chromosome and Y chromosome, यहाँ देख लो, जो ऊपर का हिस्सा था हम लोगों ने ये क्या ड्रॉ किया? X और Y. ऊपर का जो था इट वाज नॉन होमोलोगस ना, तो इसमें जीन का पेयरिंग नहीं होता. दिस इज़ नॉन होमोलोगस. और अगर नीचे वाले पेयर जिसको बोलते हैं होमोलोगस, वहाँ पे जीन अगर पेयर हो रहा है तभी वो डिजीज़ कैरी फॉरवर्ड होता है. तो जो अभी हमने बोला कलर ब्लाइंडनेस, इट इज़ इन द नॉन होमोलोगस रीजन. सो दैट्स वाई यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस इट ऑन द वाई. सो व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग मेल कलर ब्लाइंड का मतलब है स्मॉल c ऑन x, नॉट ऑन y. ओके. एंड फीमेल कलर ब्लाइंड का मतलब होता है, फीमेल तो XX लिखते हैं, लेकिन कलर ब्लाइंड का मतलब होता है इट शुड बी
small c. Okay, both should have. It is a recessive trait. Recessive. It's a recessive trait. Now, फीमेल नॉर्मल कैसे लिखेंगे हम? फीमेल नॉर्मल कैपिटल सी कैपिटल सी. ओके, अगर मुझे लिखना है कैरियर फीमेल कैपिटल सी इन स्मॉल सी, ये हुआ कैरियर. ओके, सो इफ़ यू नो हाउ टू राइट देन यू कैन डू द क्रॉस. नाउ जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड में आता ही आता है. दे विल से एक्सप्लेन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विथ एन एग्जाम्पल. सो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हमारे पास हीमोफीलिया का भी एग्जाम्पल है और एक कलर ब्लाइंडनेस का ट्रांसफ़र का भी एक एग्जाम्पल है. उस टाइम में आपको दिखाना पड़ेगा, you have to show the cross between two parents. Now what is the quality of these two parents? जो पहला पेरेंट है F1 बनने से पहले जो पेरेंट है, दो it's like male is color blind whereas female is normal. तो you should know how to write the genotype. लिख सकते हैं. अब इसके गैमेट्स बनाएंगे. x अलग हुआ, y अलग हुआ, यहाँ का x अलग हुआ, फिर यहाँ का x. अब इनके फ्यूजन से बनता है F1 जनरेशन. तो अब रिज़ल्ट देखेंगे, एक कैपिटल C स्मॉल c. तो ऑब्वियसली ये है फीमेल, XX है तो ये फीमेल है, राइट. एंड इट इज़ अ कैरियर क्योंकि एक ही छोटा c है. यहाँ पे देखो ये भी फीमेल है XX बट ओनली वन स्मॉल c. सो दीज आर कैरियर डॉटर्स. Then X and Y, but X का C जो है वो कैपिटल C है तो इट इज़ अ नॉर्मल सन. XY आ गया इसलिए नॉर्मल सन XY. Whereas the next one is XY with capital C, again a normal son, right? So daughters have got it. They are carriers but they are not affected. When they will be affected, अगर दोनों x के ऊपर स्मॉल c होगा, right? Now what we will do, this F1 generation will be, we can be repeating this. F1 generation has been forward. अब हम F1 generation, we are going to take another condition wherein a carrier daughter, हम लोग इसी में से ले लेंगे. ये एक कैरियर डॉटर को हमने क्रॉस किया एक नॉर्मल मेल से. ओके, तो F1 के एक फीमेल को F1 के एक मेल के जीनोटाइप के साथ वी आर गोइंग टू क्रॉस इट. सो व्हाट डू वी गेट? वी कैन मेक द गैमेट ईजिली एंड आफ्टर यू मेकिंग द गैमेट क्रॉसिंग करने के बाद व्हाट डू यू गेट? दिस इज़ अ फीमेल, मेल, फीमेल एंड मेल. सो कैपिटल C नॉर्मल, capital C normal male. Okay, capital C small c carrier, whereas this XY is small c, so color blind बंदा. So ये हुआ कहाँ से ट्रांसफ़र? सबसे पहला क्या था? जो फादर था वो कलर ब्लाइंड था, है ना. जो मदर थी नॉर्मल मदर थी. हमने क्रॉस किया, हमारे पास पहला क्रॉस में क्या आया? कैरियर डॉटर आई. तो डॉटर से, ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन में जो डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई उसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. व्हाट डू यू कॉल इट? आप एक पेज में दोनों ड्रॉ करो. ड्रॉ दिस. फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन पुट फॉर दिस इज सेम टॉपिक. यू गोइंग टू हैव 2 questions. सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यूजिंग एन एग्जाम्पल, राइट? और सॉरी, यू कैन मेक इट ऑन योर ओन, यू पीपल आर गुड एट इट. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक्सप्लेन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो क्रिस क्रॉस में आपको बताना पड़ेगा फ्रॉम द मेल इट वेंट टू द डॉटर, ग्रैंडफादर से डॉटर पे गया, एंड फ्रॉम डॉटर इट वॉज गिवन टू द ग्रैंडसन. मतलब ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन में
पास होने के कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? The X-linked recessive gene of colorblind was inherited from the colorblind father to his grandson through the daughter. Carrier daughter बने थे ना, यहाँ पे 2 carrier daughter बने थे through the daughter. This characteristics was not transferred through male, it was transferred through the daughter. Grandfather to grandson. Okay, so this is called criss-cross inheritance. So please do the cross and send it to me.